की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को लेकर। देखो, बहुत ही मजेदार टॉपिक है फॉर फ्यूचर री इशू एंड प्रोराटा को समझने के लिए। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का लॉजिक जो है, एंट्री जो है, एंट्री को भी समझना है, लॉजिक को भी समझना है, ठीक से समझने की प्रयास करना, क्योंकि फॉर फ्यूचर में जरूरत पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, फॉर फ्यूचर जो भी किया जाता है वो कॉल्स इन एरियर वाले का ही फॉर फ्यूचर किया जाता है, कॉल्स इन एडवांस वाले का फॉर फ्यूचर नहीं किया जाता है। मैं अभी तक आपको बेसिक एंट्री सिखाया, ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम भी बनाकर दिखाया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अगर कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के नाम पर ज्यादा पैसा आ गया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उधर का वीडियो नहीं देखे हो, वो जाकर काइंडली उधर की वीडियो को देखो, तभी आगे की वीडियो समझ में आना है, आगे के लेक्चर समझ में आना है। देखना, मैं बार बार बोलता हूं कि पीछे का जो भी टॉपिक आया हुआ है, जो भी लेक्चर आ गया है, आप उसको जाकर पहले ठीक से देखो, क्योंकि ये जो भी ये टॉपिक है ना, वो सब लिंक्ड है। देखो, आगे जो भी हम लोग काम करेंगे वहां इसकी जरूरत पड़ना है। तो पहले तो बेसिक एंट्री को स्ट्रांग बनाना है। जो भी बेसिक एंट्री मैं सिखाया उधर, पहले उसको स्ट्रांग बनाओ। 3 बार 4 बार 5 बार प्रॉब्लम को बना बनाकर जर्नल पास कर करके दिमाग में सेट कर दो जर्नल को कि हाँ ये जर्नल होता है। ठीक है ना, तभी आप इस चैप्टर को बहुत फास्ट बना सकते हो, पूरे एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो, कॉल्स इन एरियर पर। ये कॉल्स इन एरियर होता क्या है, देखो, समटाइम्स some shareholder fail to pay allotment money or call money, then it is called calls in arrear। कभी कभी देखो कुछ शेयरहोल्डर, सम शेयरहोल्डर फेल टू पे, पैसा भेजने में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। कौन सा पैसा? अब शेयर होल्डर बना दिए हो, मतलब कि एप्लीकेशन में तो कोई फेल करेगा नहीं भाई। एप्लीकेशन में तो जो भी अप्लाई किया शेयर के लिए, वो तो एप्लीकेंट है, शेयर होल्डर तो है नहीं। अब एप्लीकेंट को जो भी अप्लाई किया, अगर उसके नाम पर शेयर अलॉट कर रहे हो, यानी उसको शेयर कंफर्म कर रहे हो कि आपको शेयर दिया जाएगा, क्योंकि लेने वाले तो बहुत लोग हैं। जब आईपीओ कंपनी की आ जाता है तो लेने वाले मार्केट में बहुत लोग हो जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी मैं समझाया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। अगर बढ़िया ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उसकी शेयर आ जाए मार्केट में, आईपीओ आ जाए, जैसे अडानी का आ जाए, अंबानी का आ जाए, ठीक है ना। आजकल सुनते हो ना कांग्रेस वाले को अडानी अंबानी करते रहते हैं। तो इन सब का मान लो बड़े बड़े कंपनी है, ये लार्ज कैप कंपनियां हैं। एलएनटी का आ जाए, ठीक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी का आ जाए, टीसीएस का आ जाए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, या मारुति उद्योग का आ जाए, हुंडई का शेयर आ जाए। तो ऐसे शेयर को लेने के लिए मारामारी हो जाता है, जान लो, आईपीओ में। फिर आईपीओ में क्या होता है, फेस वैल्यू से ज्यादा पर कंपनी पब्लिक को ऑफर करना शुरू कर देता है, यानी प्रीमियम पर बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब ज्यादा एप्लीकेशन आ गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, ये सारी बात समझाया गया था। इन सारी चीज को जाकर उधर प्रैक्टिस करो ठीक से, और बुक से भी उससे रिलेवेंट टॉपिक जो भी है, बुक में जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप बनाओ ज्यादा से ज्यादा, तब आप पूरी बात को समझ पाओगे। तो कॉल्स इन एरियर की बात मैं किया कि मान लो जो भी अप्लाई किया एप्लीकेंट है वो, अब सारे एप्लीकेंट को शेयर मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। जिसको शेयर मिल गया उसी को कहा जाता है शेयर होल्डर। जिसका शेयर कंफर्म हो गया कि आपको दिया जाएगा, यानी अलॉटमेंट हो जाना। जिस पब्लिक को जिस एप्लीकेंट के नाम पर शेयर अलॉट कर दिया गया, मतलब वो शेयर होल्डर बन गया। तो जब वो शेयर होल्डर बन गया रे भाई, तो जब एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी आपसे पैसा लिया, जब एप्लीकेंट थे आप, तो एप्लीकेशन के नाम पर आपसे पैसा लिया गया केवल। जैसे मान लो अगर आपको 5000 शेयर लेना है, तो 5000 इंटू 3, ये प्रॉब्लम है। मान लो मेरा एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी 3 रुपया मांग रहा है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। मान लो यहां पर कंपनी एप्लीकेशन में 3 मांग रहा है, अलॉटमेंट में 2 मांग रहा है, फर्स्ट कॉल में 3 मांग रहा है, फाइनल कॉल में 2 मांग रहा है, इस तरह से 10 रुपया मांगा, यानी इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है। तो आप अगर एज ए एप्लीकेंट, ठीक है, एज एन एप्लीकेंट अगर आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है, अगर आपको 5000 शेयर चाहिए कंपनी का, तो 5000 इंटू 3, 15000 रुपया भेजना पड़ेगा एज एन एप्लीकेंट।
ठीक है, अप्लीकेंट के रूप में, यानी अप्लाई करने के लिए आपको 5,000 इंटू 3 15,000 रुपया कंपनी में भेजोगे, यानी 15,000 का चेक भेजोगे। ये करना है, देख लेना, ठीक है ना। सारा मैं बोला था कि सारा ट्रांजेक्शन कंपनी से बैंक के थ्रू होता है, कैश में कुछ नहीं होता है। अब 15,000 रुपया भेज दिए हो तो कंपनी आपको शेयर दे देगा, इसकी गारंटी है क्या? अगर कंपनी आपको शेयर दे दिया तो उसको अलॉटमेंट करना कहा जा रहा है, और अगर कंपनी आपको शेयर नहीं दिया, मान लो कुछ भी नहीं दिया, तो पैसा कंपनी हड़प नहीं लेगा। 15,000 जो कंपनी को भेजे थे वो कंपनी तुम्हारे ही अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि चेक के माध्यम से ना भेजे हो जी, तो चेक में तो आपका अकाउंट नंबर भी है। तो कंपनी अगर आपको शेयर नहीं देगा तो आपका जो पैसा 15,000 रुपया है वो आपको लौटा देगा कंपनी, यानी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर, यहां तक की बात समझ गया? तो फेल होने की बात देखो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर की बात मैं कर रहा हूं कि जब आप 3 रुपया के अमाउंट, 3 रुपया के रेट से 5,000 शेयर पर, मान लो अगर आपको 5,000 शेयर लेना था तो 15,000 रुपया भेज दिए थे। तो जब भेज दिया और कंपनी मान लो आपको शेयर कंफर्म कर दिया, आपके नाम पर अलॉट कर दिया, तब तो आप कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। तो जब शेयर होल्डर बन गया, अप्लीकेंट से शेयर होल्डर बन गए, तो जब शेयर होल्डर बन गए तो आपसे कंपनी अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांगेगा, जब फिर फर्स्ट कॉल के नाम पर मांगेगा, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम पर मांगेगा, आएगा सारा पैसा मांगेगा ना जी। अब ठीक है, तो मान लो कंपनी आपसे अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांगा, लेकिन आप पैसा नहीं भेज पा रहे हो, नहीं भेजे। कंपनी आपसे मांगा 5,000 शेयर आप ले चुके हो, कंपनी का शेयर होल्डर बन चुके हो, तो 5,000 इंटू 2 रुपया अलॉटमेंट का पैसा 10,000 भेजना पड़ेगा ना आपको जी। तो जब कंपनी सारे शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांग रहा था, ठीक है, तो उसमें से आप जितना शेयर लिए थे उस पर पैसा आप अलॉटमेंट का नहीं भेजा, नहीं भेजा तो उसको कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब बकाया, ठीक है। कंपनी आपसे कॉल किया अलॉटमेंट के नाम पर कि भैया अलॉटमेंट का पैसा भेज दो, क्योंकि आप शेयर होल्डर बन गए हो और अब कंपनी को पैसा चाहिए, तो मेरा अलॉटमेंट का जो रेट है 2 रुपया, और आप जितना शेयर होल्ड किए हो उतना इंटू 2 रुपया आप कंपनी को भेजो। कंपनी एक समय बता दिया कि इस समय के अंदर भेज दो, लेकिन आप उस पैसे को नहीं भेजा, नहीं भेजा तो उसी को कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। कंपनी आपसे कॉल किया था, मांगा था, कॉल मतलब मांगना, आपसे मांगा अलॉटमेंट के नाम पर पैसा, लेकिन आप एरियर रख लिए। एरियर रख लिए मतलब ड्यू रख लिए, ड्यू बाकी, बकाया, आउटस्टैंडिंग बकाया। तो एरियर का मतलब होता है बकाया, बाकी रख लेना। पैसा मांगा गया था लेकिन आप नहीं भेजे हो, तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, पहले यह बात समझ में आ गया कॉल्स इन एरियर क्या है, ठीक है। चाहे पैसा आप जानबूझकर नहीं भेजे हो, कभी कभी जानबूझकर भी पब्लिक पैसा नहीं भेजता है। जानबूझकर मतलब कभी कभी तो होता है क्राइसिस है, मान लो हमारे पास पैसे नहीं है उस समय तो नहीं भेज पा रहा हूं। कभी कभी इंटेंशनली भी नहीं भेजता है, जानता है कि कंपनी में हम शेयर लेके फंस गए हैं, इस कंपनी का कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, पहले तो जितना दे दिए थे अब आगे नहीं देंगे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चाहे जो भी कारण हो, मैं उस कारण में नहीं जा रहा हूं। कॉल्स इन एरियर मेरा टॉपिक आज का है। कॉल्स इन एरियर होता क्या है, उसकी एंट्री कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, हम लोग को यही सारी बातों को समझना है। तो मैं क्या बोला कि समटाइम्स सम शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, देन इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर जो है अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा कंपनी को नहीं भेजता है। कंपनी डिमांड किया, ठीक है, बट वो नहीं भेजा, तो नहीं भेजा गया तो उसको कॉल्स इन एरियर कहा जाएगा। तो यहां तक की बात समझ में आ गया कॉल्स इन एरियर क्या है। मैं लिख नहीं रहा हूं, डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं बोल के देखो 2 बार 3 बार समझा रहा हूं कि कॉल्स इन एरियर क्या है, ठीक है। अब रहा बात की कॉल्स इन एरियर की एंट्री। देखो कॉल्स इन एरियर की एंट्री जो है मे बी पास और मे नॉट बी, ठीक है। एरियर एंट्री मे बी पास और मे नॉट बी। एरियर की एंट्री हम लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी। मैं देखो एक प्रॉब्लम यहां एरियर से लिया हूं, ये सारी बात जो मैं यहां समझा रहा हूं यहां बनाकर दिखाऊंगा, देखो सारी बात को कि मैं जो बात बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम मैं पढ़ के समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है। पहले आप ये टॉपिक को समझो कि कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हुआ, कि कंपनी आपसे अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांग रहा है, या कंपनी आपसे कॉल के नाम पर पैसा मांगा लेकिन आप उस पैसे को नहीं भेजा। कंपनी के डिमांड करने के बाद भी, कंपनी के मांगने के बावजूद भी आप पैसे को नहीं भेजे हो, ठीक है। तो नहीं भेजे हो तो जो भी पैसा आप नहीं भेजा उसी को कहा जाता है कॉल्स इन
एरियर। अब रहा बात एरियर की एंट्री, तो मैं बोला कि एरियर की एंट्री किया भी जा सकता है और नहीं भी। एरियर एंट्री में बी पास और मे नॉट बी। अब समझ लेना, मैं प्रॉब्लम बनाकर वहां दिखाऊंगा कि इस बात में क्या है, मे बी पास और मे नॉट बी। ठीक है, हम लोग एरियर को डायरेक्ट दिखा भी सकते हैं और नहीं भी। आंसर दोनों से समान आने वाला, सेम आने वाला लिखना। तो मैं ये प्रॉब्लम को बनाकर अपनी इस बात को यहां पर प्रूफ करूंगा, देखो कि एरियर की एंट्री हो भी सकता है और नहीं भी। तो पॉइंट नंबर 2 समझ गया। पॉइंट नंबर 1 में मैं समझाया कॉल्स इन एरियर क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 में समझाया कि एरियर की एंट्री किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो मैं बोला एरियर एंट्री में बी पास और मे नॉट बी। पास हम लोग कर भी सकते हैं, यानी कॉल्स इन एरियर एंट्री में दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट को समझ लेना। अब थर्ड नंबर जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट है कि होल्डर वंस फेल दैट मींस ऑलवेज फेल। मेरी बात को समझने की प्रयास करना। होल्डर वंस फेल दैट इज ऑलवेज फेल इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस। इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस अदरवाइज फॉलो प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन। मैं बार बार बोलता हूं कि प्रॉब्लम की जो इंस्ट्रक्शन है आप उसको फॉलो करो, उसको पढ़ो। ठीक है ना। तो मैं बोला कि होल्डर वंस फेल दैट मींस ऑलवेज फेल। इसका मतलब क्या है? इट विल बी आवर एजम्पशन। मैं ऐसा एजम्पशन लिया हूं, इट विल बी आवर एजम्पशन दैट होल्डर वंस फेल दैट मींस ऑलवेज फेल। इसका मतलब क्या है? देखो तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये तीसरा। चौथा पॉइंट भी आएगा, देखना। ये 3 पॉइंट में समझाया। देखो पहला पॉइंट में कंपनी आपसे पैसा मांगा, कॉल के नाम पर, अलॉटमेंट के नाम पर नहीं भेजा, उसको एरियर कहा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में मैं बोला कि जब एरियर की एंट्री की बात आएगी तो मैं एरियर की एंट्री कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 मैं एजम्पशन लिया कि इट विल बी आवर एजम्पशन दैट होल्डर वंस फेल इट मींस ऑलवेज फेल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो ऑलवेज फेल का मतलब क्या है, उस पर मैं लौट रहा हूं। देखो चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि मेरा ये एजम्पशन होगा, ये मान लेंगे कि होल्डर जहां फेल किया, समझो उसके आगे सब जगह फेल कर गया। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो, प्रॉब्लम कुछ नहीं बोला तो। ठीक है, जैसे देखो मैं यहां समझा ही देता हूं। कंपनी हैज इशूड 12,000 10% प्रीफरेंस शेयर, 10% प्रीफरेंस शेयर। अब 10% देखो प्रीफरेंस शेयर का नेचर है 10%। प्रीफरेंस शेयर के साथ ये 10% लगा हुआ है। 10% का मतलब क्या हुआ? मैं समझाया था कि आप शेयर होल्डर जब बन रहे हो, ठीक है, तो आपको 2 तरह का बेनिफिट मिलना है। अगर कंपनी का शेयर ले रहे हो तो आपको 2 तरह का बेनिफिट मिलना है। क्या 2 तरह की बेनिफिट मिलना है? एक तो शेयर की प्राइस बढ़ता चला जाएगा दिनों दिन, ठीक है ना। दिनों दिन शेयर की प्राइस आप होल्ड करोगे तो जनरली शेयर की प्राइस, लंबे समय की बात अगर हम लोग करें, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है तो शेयर की प्राइस बढ़ते चला जाता है। एक तो ये मान के चलना है कि आप जब सेल करोगे शेयर को तो उस समय आपको डिफरेंस के रूप में इनकम होगा। और कंपनी एक डिविडेंड साल के अंत में तो देता ही देता है। अगर बड़ी कंपनी है तो वो फिक्स है कि आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देगी ही देगी, लाभांश, लाभ का अंश। तो कंपनी देखो प्रीफरेंस शेयर के केस में पहले ही क्लियर कर दिया है कि कंपनी आपको 10% डिविडेंड देगा, फिक्स कर दिया 10%। अब कंपनी लाभांश, लाभ का अंश, लेकिन जब डिविडेंड पहले ही फिक्स कर दिया गया, जो कि प्रेफरेंस शेयर के केस में ही ऐसा होता है, इक्विटी शेयर केस में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर इज रियल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर ही रियल होल्डर है, रियल ऑनर है कंपनी का, टिल लाइफ तक रहेगा वो होल्डर। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज टेम्पोररी शेयर होल्डर। आप 20 साल से ज्यादा का शेयर होल्डर बनकर नहीं रह सकते हो प्रेफरेंस शेयर में। 20 साल के अंदर कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर को टेक बैक कर लेता है और शेयर होल्डर का पैसा लौटा देता है, जिसको कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये आगे बीकॉम में जाओगे या उधर सीए कॉस्टिंग सीएस में जाओगे, उधर पढ़ने के लिए मिलेगा आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन टॉपिक यहां नहीं पढ़ना है प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है ना। हाँ, इसका आपको इशू पढ़ना है, एरियर पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, फॉरफीचर, री इशू, प्रोराटा वहां तक जाएगा, ठीक है, बट आपको रिडम्पशन नहीं पढ़ना है इसका। तो 10% यहां पर फिक्स कर दिया गया, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी हर हाल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% का डिविडेंड देगा ही देगा, चाहे वो पिछले साल की प्रॉफिट से दे, उसके पिछले साल की प्रॉफिट से दे, जहां से भी दे, आपको 10% का प्रेफरेंस शेयर मिलना है, फिक्स हो गया 10%।
कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाएगा तभी 10%, कम मुनाफा होगा तब भी 10%, मुनाफा नहीं होगा तब भी 10%, फिक्स हो गया आपका 10%। ठीक है। अब देखो ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, पेबल, ठीक है ना, इज पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट 2, ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन सेकेंड एंड फाइनल 2, इस तरह से 10 हो गया। अब देखो यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलॉटमेंट के सामने देखना कि फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 शेयर्स। क्लियर लिख रहा है कि एक पर्सन, देखो हम तो टोटल 12,000 शेयर इशू किया ना जी, लेकिन एक पर्सन 3,000 शेयर लिया था, वो फेल्ड कर गया। देखो फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 शेयर्स, 3,000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा देने में वो असफल हो गया, फेल कर गया। प्रॉब्लम समझ गए यहां पर? तो 3,000 जो बंदा शेयर लिया, प्रॉब्लम तो क्लियर बोल रहा है कि अलॉटमेंट मनी देने में फेल कर गया। इसका मतलब क्या? आप ही लोग खुद बताओ कि जब अलॉटमेंट देने में फेल कर गया अलॉटमेंट का पैसा, तो अभी तक कॉल का भी बचा हुआ है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। तो क्या फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा, अगर प्रॉब्लम यही है मान लो, तो मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा हमको दे दिया क्या, माने आगे वो पास हो जा रहा है क्या, ये सोचना है। यही देखो सबसे ये फोर्थ नंबर पॉइंट में जो समझाना चाह रहा था, थर्ड नंबर पॉइंट जो मैं समझाया, ठीक है, वही थर्ड नंबर पॉइंट था कि इट विल बी आवर एजम्पशन दैट होल्डर वंस फेल, इट मींस ऑलवेज फेल इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस। मतलब जो जहां फेल हो गया समझो उसके आगे सब जगह फेल हो गया, अगर प्रॉब्लम इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो। तक प्रॉब्लम में तो क्लियर लिखा है कि 3,000 जो शेयर लिया वो अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल कर गया। प्रॉब्लम ये नहीं लिख रहा है कि कॉल का भी पैसा देने में फेल कर गया, ये नहीं लिख रहा है। बट आपको क्या मानकर बनाना है प्रॉब्लम को कि जो जहां फेल किया उसके आगे सभी जगह फेल कर गया, उसके आगे सभी जगह फेल कर गया। होल्डर वंस फेल ऑलवेज फेल, ये मानकर प्रॉब्लम बनाना है जब तक कि प्रॉब्लम में इसके विपरीत कुछ नहीं बोला गया हो। प्रॉब्लम में ऐसा बोला गया हो सकता था, यहां पर लिख देता, ठीक है, कि पैसा जो हमारा फर्स्ट कॉल का है वो पूरा का पूरा पैसा मिल गया विथ एरियर ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो एरियर यहां रह गया है 3,000 शेयर पर, वो भी फर्स्ट कॉल में मिल गया। ठीक है, अलॉटमेंट के समय वो पैसा नहीं भेज पाया था, लेकिन बाद में उसके पास पैसा आ गया। तो फर्स्ट कॉल में क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पैसा और पहले के बकाया पैसा दोनों जोड़ के दे दिया। ऐसा जो हो सकता है, तो प्रॉब्लम ऐसा बोलेगा। प्रॉब्लम यहां लिखता फर्स्ट कॉल के समय, यहां पर लिख देता कि फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा का पूरा मिल गया 12,000 शेयर पर, और जो अलॉटमेंट में एरियर रह गया था वो भी मिल गया, ऐसा लिखता प्रॉब्लम। अगर ऐसा नहीं लिखा गया, जो कि जनरली नहीं लिखा गया रहता है प्रॉब्लम में, कुछ कुछ प्रॉब्लम में ऐसा लिखा जा सकता है, तो अगर नहीं कुछ लिखा गया तब मैं बोला कि एजम्पशन लेना है कि जो शेयर होल्डर जहां फेल किया समझो उसके आगे सभी जगह फेल कर गया। यानी वो फर्स्ट कॉल में भी फेल कर गया, सेकेंड कॉल में भी फेल कर गया, सेकेंड एंड फाइनल में। ये मानकर प्रॉब्लम बनाया जाएगा। इज इट क्लियर? समझ रहे हो सब लोग? चलो यहां तक की बात समझ गया होगा। तो मैं कॉल सिनेरियर को लेकर 4 पॉइंट पर बात कर रहा हूं, जिसमें 3 पॉइंट मैं समझाया। पहले तो एरियर समझा दिया कि भाई आपसे अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांगा गया, ठीक है, आप पैसा नहीं भेजे। अब कंपनी पैसा मांग रहा नहीं भेजा तो उसको एरियर कहा जा रहा है। कॉल करना मतलब मांगना, एरियर मतलब नहीं भेजना यानी बकाया रख लेना। तो कॉल इन एरियर का मतलब समझ गए हो। दूसरा पॉइंट में समझाया कि एरियर की एंट्री, मैं बोला एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी, इस प्रॉब्लम को बनाकर दिखाएंगे। एरियर की एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी, मैं ये समझाया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बोला मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां बच्चे फंसते हैं, देखो स्टूडेंट को दिक्कत होता है, मैं ये बोला कि इट विल बी आवर एजम्पशन दैट होल्डर वंस फेल, इट मींस ऑलवेज फेल। जो जहां फेल कर गया समझो उसके आगे सभी जगह फेल कर गया। इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस, प्रॉब्लम अगर इसके संबंध में साइलेंट है तो। अब मैं देखो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में अगर मान लो पैसा है अलॉटमेंट में एरियर रखा था, ठीक है ना, अलॉटमेंट में 3,000 शेयर पर एरियर रख लिया, बकाया रख लिया, अभी फेल कर गया। ऐसा थोड़े कि एक बार जो बच्चा फेल कर गया 10th में अब अगला साल देगा तो पास नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। एग्जाम देगा तभी ना पास करेगा जी, संभावना तो है ना पास कर जाएगा। ऐसा थोड़ी कि एक बार फेल कर गए हो तो पास नहीं करोगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3,000 वाला अभी फेल कर गया लेकिन आगे पास कर जाए, फर्स्ट कॉल में पास कर जाए, सेकंड कॉल में पास कर जाए, ऐसा संभावना है ना कि पास कर सकता है, यानी बकाया पैसा दे सकता है अपने को।
ऐसा थोड़े था कि जो बच्चे हमारा 11th में ट्यूशन फी नहीं दिया और 12 में पढ़ने आ गया, ईमानदार बच्चा किसी कारण से 11th में फीस नहीं भरा था, तो 12 में भी 11th वाला फीस नहीं देगा, ऐसा है क्या? अगर वो 12 में आ चुका अपने पास तो हर हाल में देगा यार, ये मन का ही चलना है कि देगा, हुआ है तो नहीं देना होता तो नहीं आता क्या? तो ऐसा नहीं कि बकाया एक बार रख लिया गया तो डूब गया, मिलने नहीं करेगा, जब तक ये नहीं साबित हो जाए कि हाँ वो डूब गया रियल में। ठीक है ना? चलो जो भी है, तो ये जंक्शन समझ गया। मैं चौथा पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं कि कॉल्स इन एरियर पर, देखो ये कॉल्स इन एरियर पर कंपनी विल टेक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब ध्यान से समझना, यही पॉइंट नंबर 4 है। देखो पॉइंट नंबर 4, 3 पॉइंट तक मैं समझा दिया था, पॉइंट नंबर 4 ये है। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 4 में क्लियर बोला गया कि जो भी पैसा बकाया रखे हो, ठीक है, उस पर ब्याज लेगा कंपनी, इंटरेस्ट लेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी तुमसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट जो लेता है उसका रेट क्या होगा, 6%, 8%, 10%, 12%, टिक लगाओ, तब ये रेट याद रखना 10% पर एनम। अब चूंकि बकाया रखे हो कंपनी का पैसा, तो कंपनी आपसे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 10% के रेट से, ठीक है ना, इंटरेस्ट लेगा। अब बोलोगे कितने समय का लेगा सर? तो ये तो कैलकुलेशन जब करना होगा तब सिखाया जाएगा, ठीक है, कि कितने समय का लेगा। अब अलॉटमेंट का पैसा, जो अलॉटमेंट का डेट क्या था, कंपनी कब आपका अलॉटमेंट किया, या आपसे कब ये पैसा मांगा है, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा कब मांगा जा रहा था। अब ये दोनों का डेट का जो गैप होगा, अगर मान लो फर्स्ट कॉल में अपना एरियर का पैसा यहां पर दे रहे हो, तो ये दोनों डेट, ये दोनों के बीच का जो डेट होगा उतने समय का इंटरेस्ट लगेगा, जितना यहां का गैप होगा उतने समय का इंटरेस्ट लगना है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब किया जाएगा तो उस समय आपको फारे फार समझाया जाएगा कैलकुलेशन के समय। अभी केवल पॉइंट नंबर 4 में यह समझो कि कॉल्स इन एरियर पर कंपनी जो है इंटरेस्ट ले सकता है आपसे, कितना परसेंट के हिसाब से, ठीक है, विल की जगह बल्कि ये कर दो कि कंपनी कैन टेक, ऐसे कर दो, ले सकता है, कंपनी कैन टेक। ठीक है ना? कैन क्यों लगा दिए? अब हर प्रॉब्लम में, एरियर के केस में, ये प्रॉब्लम में नहीं बोल दिया जाता है कि आप इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन दिखाओ और उसका एंट्री दिखाओ, हर प्रॉब्लम में ये डिमांड नहीं होता है। कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम दिया गया रहेगा जहां पर बोल देगा कि हाँ इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो एरियर पर इंटरेस्ट का जी, और उसका एंट्री भी पास करो, तो उस प्रॉब्लम में हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहां बोल दिया कि कंपनी कैन टेक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो इसको याद रखना 10% पर एनम को। साथ में देखो कॉल्स इन एरियर, अगर हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो समझ लेना ये एसेट है कंपनी का, ठीक है, और साथ में ये पर्सनल अकाउंट है, अगर गोल्डन के अकॉर्डिंग जाना हो तो पर्सनल अकाउंट, डायमंड के अकॉर्डिंग जाना हो तो एसेट है, और गोल्डन के अकॉर्डिंग जाना है तो पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि एरियर किसके पास है जी? किसी पर्सन के पास ना, किसी पर्सन के पास ना मेरा पैसा बाकी है, तो पर्सनल अकाउंट है वो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव का रूल अप्लाई होना चाहिए वहां पर जब एंट्री पास करेंगे। और डायमंड रूल में जाएंगे 4 पिलर वाले रूल में, तो फिर वो एसेट है। मैं समझाया था कि जब किसी से इन फ्यूचर पैसा लेना हो दैट इज एसेट्स, और लौटाना हो दैट इज लायबिलिटी। तो अगर आप पैसा एरियर रख लिए हो, बकाया रख लिए हो, तो कंपनी आपसे फ्यूचर में लेगा ना, क्या समझ गया बात को? लेगा, दैट मींस एसेट है, तो एसेट वाले रूल चलेगा। तो मैं सारी बात देखो एरियर को लेकर समझा दिया, 4 पॉइंट को मैं समझाया, चारों पॉइंट को आप बार बार सुनना और उसको ठीक से समझने की प्रयास करना। अब मैं एंट्री पर आऊंगा, लेकिन साथ में देखो जब एरियर और एडवांस मैं पढ़ा लूंगा, एरियर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, कॉल्स इन एडवांस की टॉपिक अभी आएगी। कॉल्स इन एडवांस के बाद सीधा फॉरफीचर में पहुंचेंगे, लेकिन फॉरफीचर की कहानी मैं ही समझा रहा हूं। देखो कि अगर फॉरफीचर जब भी होता है कॉल्स इन एरियर वालों का, जिन फॉरफीचर का मतलब क्या है जी? पनिशमेंट, दंड देना है, पनिशमेंट। अब क्या पनिशमेंट, वो टॉपिक में आएंगे तो मैं समझाऊंगा पूरी बात कि पनिशमेंट में किस तरह का पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी केवल यहां समझो कि पनिशमेंट कंपनी किसको देता है? एरियर वालों को। आप पैसा कंपनी का नहीं भेजे हो और लास्ट तक नहीं भेज रहे हो, तो कंपनी आपको पनिशमेंट देगा।
उस पनिशमेंट देने को ही कहा जाता है फॉरफीचर कर देना, शेयर को जब्त कर लेना। फॉरफीचर करना मतलब जब्त कर लेना, शेयर को जब्त कर लेना। तब फॉरफीचर में आएंगे तो पूरी कहानी मैं फॉरफीचर का बताऊंगा। क्या है फॉरफीचर में, देखो केवल दिमाग में ये रखो कि फॉरफीचर जब भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो फॉरफीचर कैसे शेयर होल्डर के शेयर का फॉरफीचर होता है, वैसे शेयर होल्डर जो कंपनी का पैसा एरियर रखा हो, बकाया रखा हो। ठीक है ना। अब चलो मैं एंट्री पर आता हूं। मैं प्रॉब्लम भी समझा दिया हूं, सारी टॉपिक कॉल सिनेरियर का समझा दिया कि कॉल सिनेरियर होता क्या है। देखो अब हम लोग यहां पर जर्नल की बात करेंगे। देखो जर्नल की जब बात करेंगे हम लोग, फटाफट मैं जर्नल पर आता हूं, ध्यान से समझो। देखो ये जर्नल है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब मैं पूरी बात लिख नहीं रहा हूं, ये जर्नल है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। एप्लीकेशन वाली दो एंट्री होना है, देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू 10% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री जब इसका लोगे तो 10% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एंट्री आपको पहले सिखाया गया वही एंट्री है, कोई एंट्री में चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल नाम लग गया यहां पर। क्योंकि शेयर का नाम दे दिया है और नेचर भी दे दिया है, तो नेचर और नाम आ जाएगा साथ में। पहले हम लोग लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, केवल लिखते थे इतना, देखो शेयर एप्लीकेशन। लेकिन अब इतना वर्ड हमको जोड़ना पड़ गया यहां पर, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, मैं समझा दिया था। अब अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करेंगे, देखो यहां पर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और चौथा एंट्री यहां पर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू, हालांकि केवल शेयर अलॉटमेंट की जगह 10% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट कर दो, ऐसे कर लो। 10% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ऐसे कर लो। टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखना यहां पर, ठीक से समझने के प्रयास करो, अब यहीं पर देखना, ठीक है ना। इस एंट्री को मैं थोड़ा सा और इधर ला रहा हूं, देखना एंट्री नंबर 4 को केवल। चलो पहले 3 एंट्री का अमाउंट भेज देते हैं हम लोग। 12,000 शेयर है, 3 रुपया एप्लीकेशन का रेट है, तो 12 तिया 36,000 रुपया देखो यहां पर आ गया आपका एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, कोई एक्सेस एप्लीकेशन तो हमारे पास आया नहीं है। 12,000 शेयर इशू किए हैं तो 12,000 का एप्लीकेशन आया है, कुछ तो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बात, तो सारा एंट्री 12,000 शेयर के लिए होना है, रखना। तो हम लोग कैपिटल में भी ट्रांसफर कर देंगे, देखो 36,000 रुपया ये कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दोगे 36,000। अब अलॉटमेंट जो ड्यू किए हो, जिसको ड्यू करना था उसी को डेबिट करना था। अब अलॉटमेंट ड्यू कर दी हो, देखो 2 रुपया के रेट से 12,000 शेयर पर 24,000 रुपया ये आ जाएगा। 12,000 इंटू 2 24,000 रुपया ये आ गया। अब जब हम लोग रिसीव करेंगे, देखो एंट्री नंबर 4 यहीं पर समझना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो मजेदार बात यहीं पर है, क्योंकि यहीं पर फेल किया, देखो यहां पर फेल किया ये 3,000 शेयर पर, ये फेल कर गया है। यानी 12,000 शेयर पर हमको 2 रुपया के रेट से कितना लेना था, 24,000। लेकिन पूरे 12,000 शेयर पर पैसा अपने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। 3,000 वाला तो फेल कर गया। तो आउट ऑफ 12,000, आउट ऑफ 12,000
टोटल शेयर हमारे पास 12,000 है, लेकिन 3,000 शेयर पर पैसा हमको नहीं मिल रहा है, तो कितना शेयर पर हमको पैसा मिल रहा है? 9,000 शेयर पर, इंटू रेट हमारा 2 रुपया है। देखो तो ये कितना रुपया मिला हमको? 18,000 रुपया मिल रहा है केवल। देखो तो यहां पर 18,000 रुपया लिखना पड़ेगा। 18,000, ठीक से समझने की प्रयास करना, देखना 18,000 ये हो गया। समझा यहां तक की बात को सब लोग ना, कि 18 पर कैसे पहुंचे हम लोग? 12,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से पूरा शेयर पर, ड्यू तो पूरे पर किया जाता है। देखो ड्यू तो यहां 24,000 की हो पूरे शेयर पर, लेकिन रिसीव पूरे पर तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा लोग तो दे नहीं रहा है पैसा। 3,000 वाला तो फेल कर गया। तो आउट ऑफ 12,000 फेल्ड ऑन 3,000 शेयर, तो पास की संख्या कितना है? 9,000। ठीक है, 12,000 बच्चे में 3,000 बच्चा फेल कर गया, तो पास कितना किया? 9,000 बच्चा। तो 9,000 के लिए हमारे पास पैसा आना है, देखना। ठीक है, 9,000 वाले को मार्क्स मिलने वाला है, तो ये 18,000 रुपया आपको मिला। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट यहां पर प्लस किए हो 24,000 और यहां माइनस किए हो 18,000। माइनस किया 18 और प्लस किया 24। बताओ आपका अलॉटमेंट बंद हो गया क्या? मैं बोला था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल क्लोज हो जाना चाहिए, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, बंद हो जाना चाहिए, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। मैं ये समझाया था, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। देखो एप्लीकेशन का बैलेंस बचा है क्या? एप्लीकेशन 36 से यहां पर माइनस किए हो और 36 से ही देखो प्लस किए हो, तो ये बंद हुआ कि नहीं हुआ? 36 से माइनस और 36 से प्लस, देखो ये बंद हो गया है। लेकिन अलॉटमेंट देखो बंद नहीं हुआ। अलॉटमेंट कहां बंद हुआ? देख लो, अलॉटमेंट जो है यहां पर 24,000 रुपया से प्लस किए हो, लेकिन यहां पर माइनस किए हो 18,000 से, नहीं बंद हुआ। देखो एक तरीका एरियर वाला, अब एरियर यहां पर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इनडायरेक्टली देखो 24 और 18 का जब डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ गया? 6,000 रुपए का, यानी 6,000 रुपया एरियर है, जिसके चलते अभी यह बंद नहीं हुआ। 6,000 का एरियर है। यहां भी एरियर दिख रहा है, बट इनडायरेक्टली दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली। जितना से आपका अलॉटमेंट बंद नहीं हुआ, मतलब वहां एरियर का केस है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि केवल एरियर के केस में तुम्हारा यह बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि बंद अभी ना हो। तो जो चीज अभी बंद नहीं हुआ, अभी देख रहे हो बंद नहीं हुआ, तो फिर ये कहां बंद होगा? फॉर फ्यूचर में जाकर। फॉर फ्यूचर से आगे नहीं जा सकता है, ये री इश्यू में नहीं पहुंच सकता है। ये इसी को पनिशमेंट मिलना है 6,000 रुपया से फॉर फ्यूचर में। तब फॉर फ्यूचर का मैं सारा डेमोग्राफी यही समझा दे रहा, देख लेना कि फॉर फ्यूचर किसका होना है। अब इसी प्रॉब्लम की बात करें तो 6,000 रुपए का फॉर फ्यूचर होना है, अभी इसका देखना है। ठीक है ना, 6,000 का नहीं, 6,000 के चलते फॉर फ्यूचर होना है। ये समझ लो कि 24,000 और 18,000 का डिफरेंस 6,000 है। 6,000 रुपया कंपनी को नहीं मिला है, जिसका भी नहीं मिला उसका शेयर फॉरफिट होने वाला है। ठीक है ना। एक देखो यहां पर ऐसे भी कर सकते थे हम लोग कि ड्यू किए हो 24,000 रुपया, ड्यू 24,000 किए हो, लेकिन 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से कितना पैसा नहीं मिला? हमें मिलना कितना था? 24,000। ठीक है ना। ड्यू जो किए हो, देखो एक तरीका और है इसको कैलकुलेट करने का, यहीं पर बल्कि समझा दे रहा। देखो 12,000 शेयर है, 12,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से ड्यू कितना किया था? 24,000। लेकिन इसमें माइनस रह गया एरियर, बकाया। कितना शेयर पर? 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 6,000 एरियर रह गया, बकाया। तो बताओ हमको पैसा मिला कितना? 18,000 ये पैसा मिल रहा है। तो एक कैलकुलेशन देखो एरियर का ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तो हम लोग निकाल दिए कि टोटल शेयर 12,000 है, जिसमें से 3,000 शेयर पर पैसा नहीं मिला। तो 12,000 में 3,000 शेयर पर पैसा नहीं मिला, तो कितना शेयर पर पैसा मिला? 9,000 शेयर पर। 9,000 शेयर पर 2 रुपया रेट से कितना मिला? 18,000। तो डायरेक्ट 18,000 का अमाउंट ले लिया यहां पर। सेकेंड तरीका क्या है कि ठीक है 12,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से, 12,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से कितना ड्यू किए थे हम लोग? 24,000 रुपया। लेकिन कितना शेयर पर पैसा नहीं मिला? 3,000 शेयर पर। 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से कितना नहीं मिला? 6,000। यहां रुपया से कंपेयर किया गया, यहां शेयर है। देखो ये शेयर है, ये शेयर है, ये शेयर है, लेकिन यहां रुपया आया हुआ। देखो ये टोटल रुपया है। 24,000 रुपया में से 6,000 रुपया 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से ये 6,000 रुपया हमको नहीं मिला, मतलब 18,000 रुपया मिला। तो ऐसे भी एरियर निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो।
दोनों में जैसे चाहो निकाल सकते हो। तो चलो ये कैलकुलेशन तो मैं समझा दिया कि एरियर निकाला कैसे। अब देखो यहां पर चेंजिंग क्या है उस पर हम लोग आते हैं। देखो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब ध्यान से समझो कि इसी जगह और में क्या एंट्री पास हो सकता था। देखो और मैं यहां पर और में जा रहा हूं, यानी इसी चौथा एंट्री को हम लोग, चौथा एंट्री देखो और में फोर्थ एंट्री, और में देखो इसी एंट्री को हम लोग और कैसे पास कर सकते हैं समझो। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अब इसी एंट्री को हम लोग इस तरह से भी पास कर सकते थे। देखना इसी एंट्री को हम लोग इस तरह से भी पास कर सकते हैं। ठीक से समझने की प्रयास करो। देखो एक तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट, नेट पैसा जितना मिला। ड्यू तो हम लोग 24,000 किए हैं लेकिन मिला हम लोग को 18,000 रुपया। दूसरा इसमें एरियर देखो कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन एरियर इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि 24 से जब ड्यू किया 18,000 रिसीव हुआ, मतलब 6,000 अभी नहीं रिसीव हुआ है, एरियर है। यहां पर देखो एरियर हम लोग डायरेक्ट दिखा रहे हैं। मैं बोला था कि एरियर एसेट है, क्योंकि पैसा लेना है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है तो हम लोग डेबिट कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर को। देखो तो बैंक में हमारा यहां पर 18,000 रुपया चला गया, ये एरियर में हमारा यहां पर 6,000 रुपया चला गया ये, और यहां पर देखो ये 24,000 आ गया अलॉटमेंट में 24,000। ठीक है ना, अलॉटमेंट में आ गया 24,000। देखना समझ गया बात को, यहां तक अलॉटमेंट में आ गया 24,000। देखो तो ऐसे भी इस एंट्री को, एंट्री नंबर 4 को और में अगर ये नहीं करना हो तो ये एंट्री भी कर सकते हो। अब अगर एरियर यहां दिखा दिया तो देखो तो हमारा अलॉटमेंट यहां बंद हो गया कि नहीं हो गया। ये अलॉटमेंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। अलॉटमेंट जितना से यहां प्लस किया उतने से यहां माइनस हुआ कि नहीं हुआ। तो जब एंट्री में कॉल्स इन एरियर यहां दिखा दोगे तो आपका अलॉटमेंट या कॉल यहीं पर बंद हो जाएगा। तो फिर कहोगे फॉरफीचर में, फॉरफीचर में हम लोग बंद करेंगे किसको, अब कॉल्स इन एरियर को। अगर कॉल्स इन एरियर यहां दिखा दिया तो फॉरफीचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो कॉल्स इन एरियर को बंद करेंगे। कोई भी नाम खुला नहीं रहेगा, एरियर हो एडवांस हो कुछ भी हो सब बंद होना है। तो एरियर अभी यहां बंद नहीं होगा, ये फॉरफीचर में बंद होगा। और अगर मान लो ये वाला एंट्री लिए हो तब फॉरफीचर में हम लोग को अलॉटमेंट को बंद करना होगा, क्योंकि देखो यहां अलॉटमेंट बंद नहीं हुआ है। अलॉटमेंट यहां 24 से प्लस है, जबकि यहां पर 18 से माइनस किए हो, तो 6,000 से अलॉटमेंट बंद नहीं हुआ। तो अगर ये एंट्री ले रहे हो तो फॉरफीचर करते समय हमको अलॉटमेंट को बंद करना होगा, और अगर ये एंट्री ले रहे हो तो फॉरफीचर करते समय हमको एरियर को बंद करना होगा, अलॉटमेंट को नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट तो यही बंद हो गया। तो इतनी बात को ठीक से समझने की प्रयास करना। मैं बोला था 4 बात समझाया मैं एरियर में, 4 बात कि कंपनी आपसे पैसा मांगा लेकिन कंपनी को पैसा नहीं भेजे हो, दैट इज एरियर। ये मैं समझाया। एरियर की एंट्री हो भी सकती है और नहीं भी, ये पॉइंट नंबर 2 में समझाया। देखो यहां एरियर की एंट्री हम नहीं किए हैं, बट इनडायरेक्टली आंसर हमारा कितना पर आया है। यहां पर देखो 24 और 18 का डिफरेंस लेंगे तो 6,000 का एरियर दिख रहा है इनडायरेक्टली। तो एरियर की एंट्री हम यहां नहीं किए, तो मैं बोला एरियर एंट्री मे बी पास और मे नॉट बी। तो मे नॉट बी में देखो यहां नॉट बी नहीं पास किए, लेकिन मे बी पास, देखो यहां पास कर दी एरियर की एंट्री। तो आप ये दोनों एंट्री में से कोई भी एक एंट्री कर सकते हो, दोनों वैलिड एंट्री है, दोनों सही एंट्री है। आपको जो इसमें से सूटेबल लगे वो एंट्री करो। इज इट क्लियर, समझ गए यहां तक की बात। अब देखो हम लोग आगे जाते हैं फर्स्ट कॉल में, एंट्री नंबर 5 यहां रहा। देखो अब यहां पर हम लोग जाएंगे, देखो 10% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये गया
ठीक है ना। अमाउंट देखो 3 रुपया का रेट है, 12,000 यहां पर है देखो, तो 12 तिया 36,000 रुपया ड्यू करोगे, 36,000 ड्यू कर दिया, ठीक है, 36,000 ड्यू कर दिए। अब जब इसको रिसीव करोगे नंबर 6, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ध्यान से समझना, कितना रिसीव होगा बताओ, 36,000 तो पूरा ड्यू किए हो, 36,000 से यहां प्लस किए हुए हो 36,000, ठीक है ना, 36,000 प्लस किया, लेकिन 3,000 शेयर पर पैसा मिल रहा है क्या? मैं क्या बोला था, देखो फर्स्ट अलॉटमेंट में तो नहीं है मिला, लेकिन 3,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल में पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। पॉइंट नंबर 3, होल्डर वंस फेल ऑलवेज फेल, जो जहां फेल कर गया उसके आगे सभी जगह फेल कर गया, ये मानकर प्रॉब्लम बनाना है। प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला गया तो 3,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से कितना पैसा नहीं मिला हम लोगों को? 9,000 रुपया नहीं मिला। हमको लेना कितना था? 36,000, 36,000 में से 9,000 नहीं मिला, ठीक है, तो कितना मिला हमको? 27,000। ये 27,000 से एंट्री चला गया, देखो 27,000। अब ये 27 पर दूसरे तरीका से कैसे पहुंच सकते थे? देखो टोटल 12,000 शेयर में से 3,000 शेयर पर हमको पैसा नहीं मिला, मतलब 9,000 शेयर के लिए पैसा मिल रहा है, तो 9,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से कितना पैसा मिला? 27,000। तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया, देखो यहां बंद नहीं हुआ तुम्हारा फर्स्ट कॉल, देखो अब 36 से यहां प्लस किया, लेकिन 27 से ही माइनस हुआ, तो यहां बंद नहीं हुआ। अब अभी जब ये बंद नहीं हुआ तो कहां बंद होगा? फॉरफीचर में। 9,000 से ये फॉरफीचर में बंद होगा, तब फॉरफीचर जब पढ़ाएंगे तब बात वहां समझाएंगे फॉरफीचर में, ठीक है ना। एरियर की बात अब यहां समझो। अब इसी एंट्री को हम लोग एरियर के साथ यहां पर कर सकते थे, देखो और में, और अगर हम लोग जाएं तो इसी को देखो यहां एंट्री कर सकता था, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये एंट्री भी कर सकते हो, एरियर वाला एंट्री। अब यहां पर देखो 27,000 बैंक में, 9,000 एरियर में, और 36,000 रुपया तुम्हारा यहां आ गया फर्स्ट कॉल में। तो देख रहे हो कि जैसे ही एरियर वाला एंट्री करते हो तो हमारा फर्स्ट कॉल हो, अलॉटमेंट हो, बंद हो जाता है यहीं पर। अब 36 से यहां डेबिट हुआ है, 36 से देखो यहां क्रेडिट हो गया, मतलब बंद हो गया वहीं पर। तब फॉरफीचर में फिर हमको इस एरियर को बंद करना होगा, ठीक है ना। चलो फॉरफीचर वाली बात हम लोग वहां बहुत बढ़िया से समझेंगे, पूरी बात समझ में आएगा। फॉरफीचर में बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, इसमें कोई शक नहीं रखना। तो मैं देखो यहां पर क्या बोला कि एक नेट एंट्री यहां पर ले रहे हो, एक एरियर दिखा के एंट्री ले रहे हो। ये दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, ये दोनों में से कोई एक एंट्री ले सकते हो, जिनको जो पसंद आ रहा है वो एंट्री लो, ठीक है, बट मिक्स मत करना। अगर एरियर वाला एंट्री शुरू से कर रहे हो तो लास्ट तक एरियर वाला एंट्री करना, और अगर इधर वाला एंट्री कर रहे हो तो लास्ट तक फिर यही एंट्री करना, एरियर मत दिखा देना। ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट में एरियर दिखा दिए, अब फर्स्ट कॉल में जाके ये वाला एंट्री कर दिए, मिक्स मत करना, नहीं तो फॉरफीचर में परेशानी होने लगेगा। कोई भी इसमें से एक विकल्प वाला आंसर लेके चलना, ठीक है। तो चलो मैं यहां फर्स्ट कॉल तक का काम कर दिया, अब मैं आ रहा हूं देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, लास्ट एंट्री मैं इधर कर रहा हूं, मिटा के देखना, यहां जगह नहीं है अपने पास, इसलिए मैं इस एंट्री को इधर कर रहा हूं, देखना। चलो अब हम लोग लास्ट एंट्री की ओर आ रहा है, देखो एंट्री नंबर हमारा यहां पर जो जा रहा है 7, हम लोग ड्यू करेंगे सेकेंड एंड फाइनल को, तो 10% प्रीफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट। अब 2 रुपया का रेट है, 12,000 शेयर है, तो 24,000 रुपया तो यहां ड्यू करोगे। देखो 24,000 तो हम लोग ड्यू कर दिए। अब जब हम लोग रिसीव करेंगे, यहां नंबर 8 में जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब बताओ कितना पैसा रिसीव होगा यहां पर? 24,000 यहां ड्यू किए हो, 24,000 प्लस किए हो, बट होल्डर वन से फेल ऑलवेज फेल। 3,000 शेयर पर 2 रुपया के रेट से 6,000 रुपया नहीं मिल रहा है, तो 24,000 में 6,000 नहीं मिला, मतलब 18,000 रुपया आपको मिल रहा है। देखो 18,000, देखो 24,000 रुपया टोटल लेना था, माइनस इसमें से 3,000 शेयर पर 6,000 रुपया अपने को नहीं मिला, ये नहीं मिला है। देखो अब देखो यहां पर आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल बंद नहीं हुआ। देखो अभी 24 से प्लस किया, 18 से ही माइनस किए हो, तो जब 18 से माइनस किया तो बंद हुआ क्या? नहीं बंद हुआ। लेकिन अगर हम लोग एरियर वाली एंट्री यहां पर दिखा दें तो ये बंद हो जाएगा। देखो हम लोग चाहें तो और में ये 8 नंबर एंट्री को क्या कर सकते थे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब 18,000 रुपया रिसीव हो रहा है, 6,000 रुपए का एरियर है, और 24,000 रुपया देखो यहां पर आ गया। तो हम लोग और में ये एंट्री भी पास कर देंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप एरियर वाला एंट्री करना चाह रहे हो या ये वाला एंट्री लेना चाह रहे हो। दोनों में कोई भी एंट्री ले सकते हो, आपके पास विकल्प है ये। तो आज की क्लास में कंप्लीट कॉल्स इन एरियर पर मैं डिस्कस किया, कंप्लीट कॉल्स इन एरियर को समझाने का प्रयास किया। हालांकि इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट निकालने नहीं सिखाया मैं, 10% के हिसाब से कंपनी आपसे इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम अगर होगा, संभवतः सीबीएसई वालों को इंटरेस्ट वाली बात शायद पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं एक प्रॉब्लम बनाऊंगा उस पर, क्योंकि झारखंड बोर्ड और अदर बोर्ड वाले भी स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ना है, तो वैसे एक प्रॉब्लम को उठाऊंगा मैं। तो आज की क्लास में मैं कंप्लीट आपको कॉल्स इन एरियर के बारे में समझाया, बताया। होप कि सारे विद्यार्थी को, सारे स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है, बहुत कुछ इससे आपको सीखने के लिए मिला होगा। आप जाके इस तरह की प्रॉब्लम को बुक से बनाइए, जहां जिस बुक्स में कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहां जाकर आप इस वीडियो से सीख लिए हैं तो वहां जाकर प्रॉब्लम को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका ये इस सारे टॉपिक पर कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो चलो आज मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अगला क्लास जो मेरा होगा वो कॉल्स इन एडवांस को लेकर। कॉल्स इन एडवांस के बाद फॉर फ्यूचर टॉपिक आ जाता है, जान लेना। अब फॉर फ्यूचर टॉपिक में पहुंचने से पहले, इसी टॉपिक में पहुंचने से पहले के जितने भी मैं लेक्चर लिया, जितना भी मैं प्रॉब्लम बताया आपको, वो सारा प्रॉब्लम पर आपका पकड़ होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक जगह भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे फॉर फ्यूचर इशू में तुम्हारा दिक्कत होना तय है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को, आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को बार बार देखिए और किताब से जाकर यहां तक की बात को ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बनाइए, तब फॉर फ्यूचर इशू पुराटा को बनाने में, समझने में मजा आएगा, अदरवाइज आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं इस क्लास को अब यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे कॉल्स इन एडवांस वाली लेक्चर में, अगले क्लास में, ठीक है। तब तक आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।